जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और क्या ये परिवहन होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एयरफोर्स का चाहे एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, नेवी का एग्जाम हो या फिर एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एमएनएस का एग्जाम हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, जो भी डिफेंस एग्जाम है उसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस ओवर द ईयर्स आते रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट, जैसा कि लिखा गया है, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस। मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एक व्यक्ति का, इंसानों का, जानवरों का और जो सामानों का जो आवागमन होता है एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। या दूसरे शब्दों में कहें तो एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म और थिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मतलब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में जिस माध्यम का या जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट या परिवहन। अब इसमें हम लोग ए से बी तक पानी के थ्रू, जल के थ्रू जा सकते हैं, इसके अलावा वायु या फिर हवा के थ्रू जा सकते हैं, इसके अलावा हम लोग जमीन के रास्ते भी जा सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के जो कई तरीके होते हैं, जिसमें कि पहला है एयर, हवा से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो समय लगेगा। लैंड, तीसरा है वाटर, केबल, पाइपलाइन। अब पाइपलाइन से क्या होता है, पाइपलाइन से हमारी जो वस्तु या सामान होते हैं, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, या फिर इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन का है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वगैरह, ओएफसी वगैरह हो जाती हैं। इन सब से क्या होता है, हम लोग एक माध्यम स्टैब्लिश करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इजीली जाने के लिए। तो इसमें पहला ट्रांसपोर्ट का है लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो जमीन परिवहन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा आता है वो है एयर ट्रांसपोर्ट, तीसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट, चौथा है पाइपलाइंस। अब पहले पे आते हैं, पहला है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि थल परिवहन या जमीन परिवहन, थल परिवहन। थल परिवहन, जैसा कि देख रहे हैं ये एक किसका एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है एक रोडवे का, रोडवेज या फिर थल मार्ग का। रोडवेज, ये एक एक्सप्रेस वे की इमेज लगा रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट जो होते हैं या थल परिवहन जो होते हैं, जो जमीन पे चलते हैं, वो होते हैं तीन तरीके के। पहला होता है रोडवेज मतलब जो हम लोगों का जो जमीन पे रोड के थ्रू जो चलते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रेलवेज मतलब आपका जो रेलगाड़ी होता है, रेल के थ्रू जो भी माल भाड़ा चलता है। तो भारत में जो भी ट्रेड होता है उसका 60% माल, 60% जो माल है, गुड्स है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है रोड के थ्रू। इसके अलावा बाकी जो होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्रेट के लिए उसको उपयोग किया जाता है, माल भाड़े के लिए वो किया जाता है किसको, रेलवेज को। और रेलवेज सबसे चीपेस्ट माध्यम होता है ट्रेवलिंग का, चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता जो माध्यम है वो है रेलवेज, क्योंकि रोडवेज में अक्सर क्या है, ज्यादा
कॉस्ट होता है, क्योंकि क्या होता है, टाइम टू टाइम पे रोड का मेंटेनेंस करना होता है। इसके अलावा एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू बस का मेंटेनेंस होता है, उसके टायर घिसते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होने के कारण क्या होता है, रोडवेज थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है रेलवेज के समकक्ष। अब पहला है इसमें रोडवेज। रोडवेज में है इंडियाज रोड नेटवर्क इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में भारत का जो रोड कनेक्टिविटी है वो सबसे बढ़िया है दुनिया में, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट और सबसे बड़ी है, जिसमें कि टोटल लेंथ कितनी है रोड की जो टोटल लेंथ है वो है 33 लाख किलोमीटर। अब रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, दो तरीके की रोड्स होती हैं। पहले होते हैं आपके नेशनल हाईवेज। रोड ट्रांसपोर्ट में पहला है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे पहला है नेशनल हाईवे। अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग, इनका कंस्ट्रक्शन या इनको बनाने का जो काम होता है वो करता है, मेंटेनेंस का काम होता है वो करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनकी देखरेख और उनका कंस्ट्रक्शन करता है। दूसरे तरीके के जो रोड परिवहन होता है उसमें दूसरा होता है स्टेट हाईवे। राज्य के अंदर जो भी हाईवे का निर्माण होता है, स्टेट हाईवे, इनका जो मेंटेनेंस किया जाता है या डेवलपमेंट किया जाता है वो राज्य का जो PWD विभाग होगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। PWD विभाग क्या करेगा, राज्यों के अंदर जो भी रोड है उनका देखरेख, उनका मेंटेनेंस, उनका नया कंस्ट्रक्शन करेगा। इसके अलावा तीसरा जो आ जाता है वो होता है बॉर्डर रोड्स। तीसरा है बॉर्डर रोड्स को का मेंटेनेंस कौन करता है, उसके लिए एक संस्था बनी है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर के आसपास जो रोडें हैं उनका देख रेख या उनको नई रोडों को बनाने का जो काम होता है वो करती है एक ऑर्गेनाइजेशन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। BRO आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है बॉर्डर रोड्स का कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस जो भी होता है। इसके बाद भारत में जो कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके बारे में जानते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 NH1 कहां से कहां तक है, NH1 है नई दिल्ली से अमृतसर, जिसमें क्या है, नई दिल्ली से फिर अंबाला होते हुए जालंधर, ये क्या है मेजर सिटीज हैं जिनको क्या करता है नेशनल हाईवे नंबर 1 क्या करता है, जोड़ता है। इसके बाद अगला है नेशनल हाईवे नंबर 2 NH2 को हम लोग बोलते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। इसका पुराना नाम है GT रोड, जिसको क्या किया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि कहां से कहां तक है, नई दिल्ली से कोलकाता के मध्य आता है, जिसमें कुछ प्रमुख शहर पड़ते हैं रास्ते में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के, वो है मथुरा, दूसरा आगरा, तीसरा कानपुर, चौथा प्रयागराज, फिर बनारस। इसके बाद एक और आता है पटना। इसके बाद जाता है कहां पे ये राष्ट्रीय राजमार्ग खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है कोलकाता में। इसके बाद अगला है नेशनल हाईवे नंबर 3 NH3 कहां से कहां किन किन जगहों को जोड़ता है। NH3 शुरू होता है आगरा से और खत्म होता है मुंबई में, जिसमें कुछ प्रमुख शहर आगरा, ग्वालियर, नासिक, फिर मुंबई। इसके बाद NH4 नेशनल हाईवे नंबर 4 जो है आपका थाने कहां पे है, थाने है मुंबई में,
मुंबई के पास है थाने। अब थाने से एक चीज और याद रखना, जो भारत में पहली बार रेल परिवहन शुरू हुआ था, जो पहली रेलवे थी वो भी स्टार्ट हुई थी थाने से ही, थाने से चली थी पहली ट्रेन। थाने टू चेन्नई, थाने टू चेन्नई, थाने को चेन्नई से जोड़ती है और इसके मध्य जो शहर आते हैं वो है पुणे और बेलगांव। बेलगांव कहाँ पे है? बेलगांव है कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। यहाँ पे क्या है? एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर है, एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर है बेलगांव या बेलगावी। इसके बाद अगला है NH5। NH5 जोड़ता है कोलकाता को चेन्नई से, या यूं कहें चेन्नई टू कोलकाता। NH6 कहां से कहां तक है? ये है कोलकाता टू धुले। धुले है महाराष्ट्र में, धुले है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में है धुले। चलिए तो फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, नेशनल हाईवे नंबर 7 है बनारस टू कन्याकुमारी। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे हुआ करता था, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। अभी हाल फिलहाल में अभी जो है वो है NH44। अभी में ये NH7 ये भारत का एक टाइम पे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। अभी कौन सा है? अभी है NH44, जो कहां से कहां तक है? जो है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में। इसके बाद अगला जो आता है NH8, जो कि कहां से कहां तक है? दिल्ली से मुंबई के बीच में। जो कहां से कहां, जिनके बीच में जो शहर पड़ते हैं वो है जयपुर, बड़ौदा, अहमदाबाद। उसके बाद है NH9 मुंबई से विजयवाड़ा। NH10 नेशनल हाईवे नंबर 10 दिल्ली से फजिल्का। NH11 ये है आगरा से बीकानेर। NH12 जबलपुर से जयपुर। NH24 दिल्ली से लखनऊ। NH27 ये है इलाहाबाद से बनारस। NH28 है बरौनी से, ये कहां पे है? ये है बिहार में, बरौनी है बिहार में, बरौनी बिहार में, बरौनी इज इन बिहार, बिहार और लखनऊ को जोड़ती है। इसके बाद अगला है NH29, NH29, NH29 के बाद अगला आता है NH56, जो कि कहां से कहां तक है? NH56 है लखनऊ से बनारस के बीच में। इसके बाद NH7 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे। ये कभी हुआ करता था, अभी लेटेस्ट में कौन सा है? लेटेस्ट में अगर पूछा जाए कि कौन सा लॉन्गेस्ट हाईवे है भारत का, वो है NH44। जैसा कि अभी क्या है ऊपर बताया था, श्रीनगर से कन्याकुमारी के मध्य है NH44, नेशनल हाईवे संख्या 44। इसके बाद अगले चलते हैं, ये है भारत का जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका मैप है। अब इस मैप को देखते हैं। मैप में जैसे कि इसमें दिखाया गया, ये लाल कलर का दिया गया है, जो लाल कलर से ये जो रोड जा रही है, ये क्या है? ये एक बनाता है स्वर्णिम चतुर्भुज या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? 2002 में एनडीए गवर्नमेंट की 2002 में एनडीए गवर्नमेंट की एक परियोजना थी, जिसके तहत जो भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहर हैं, जो 4 प्रमुख मेट्रो शहर हैं, उनको क्या करना था? जोड़ना था। अब प्रमुख 4 जो मेट्रो शहर हैं, प्रमुख 4 मेट्रो शहर कौन कौन से हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मकसद क्या था? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मकसद था कि जो 4 प्रमुख शहर हैं, क्वाड्रिलेटरल के जो प्रमुख 4 शहरों को, 4 प्रमुख मेट्रो सिटीज को जोड़ना है, टू कनेक्ट 4 मेट्रो सिटीज, 4 मेट्रो सिटीज, 4 मेट्रो सिटीज, 4 मेट्रो सिटी को क्या करना है? जोड़ना है।
4 मेट्रो सिटीज को, जिसमें कि कौन कौन सी थी? दिल्ली, जैसे कि ये दिल्ली है। दूसरी थी मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ना। ये क्या किसका लक्ष्य था? ये था स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। ये आपको चतुर्भुज जैसा कुछ दिख भी रहा होगा। इसके बाद जैसे कि हमने बताया था NH2 कहां से कहां तक है? नई दिल्ली से। NH2 जो जाता है वो जाता है नई दिल्ली दिल्ली टू कोलकाता। ये कौन सा है? ये NH2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। इसके बाद NH1 चलता है कहां से कहां तक? ये जा रहा है अमृतसर तक। इसी तरीके से इस मैप में अलग अलग मैप दिए गए हैं, जिसमें कि NH4 ये है आपका, NH4, NH5 ये आपका जा रहा है, जो भी बताया था, कहां से? चेन्नई टू कलकत्ता NH5 है। ठीक है, समझ में आ रहा है इसमें? इसके बाद चलते हैं आगे। ये भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की जो है, जिसमें कि आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को ही हम लोग बोलते हैं NH44, जो कहां से कहां तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अब आप ये देखेंगे एक नीले कलर की एक लाइन जा रही है, ये नीले कलर की एक लाइन जा रही है, जो श्रीनगर से स्टार्ट होते हुए ये भारत के अधिकतम हिस्सों को कनेक्ट करते हुए नीचे जा रही है। नीचे पहुंचेगी कहां पे? कन्याकुमारी तक पहुंच रही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, या पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें कि अगला है, इसमें कुछ विशेष बातें क्या है? जो अभी मैंने बताया कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके तहत 4 जो प्रमुख भारत के क्षेत्र थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली एक पॉलिटिकल कैपिटल है भारत की, राजनयिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। देखो, जैसे कि मुंबई को चेन्नई, कोलकाता, ये सब क्या है? इनके पास बंदरगाह भी है। तो जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो बंदरगाह के थ्रू ही होता है, पोर्ट्स के थ्रू होता है। तो इन पोर्ट्स पे अगर कोई सामान आता है, उसको दिल्ली या फिर और जगहों पे पहुंचाने के लिए क्या है? कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। अब वो कनेक्टिविटी 3 तरीके से हो सकती, या तो आपकी वायु कनेक्टिविटी अच्छी हो, एयर ट्रांसपोर्ट अच्छा हो। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? महंगा बहुत हो जाता है। तो अगर कोई माल आप पहुंचा रहे हो, एक तो समय कम लगेगा, लेकिन सामान भी कम जाएगा और कॉस्टली बहुत होगा। इसी तरीके से अगर रोड कनेक्टिविटी है, तो रोड कनेक्टिविटी अगर अच्छी है, रोडें अच्छी हैं, मुंबई से अगर दिल्ली के बीच में रोड अच्छी है, हाईवे अच्छे हैं, तो क्या होगा? जल्दी से जल्दी सामान जाएगा। रेलवे नेटवर्क अच्छा है तो भी क्या होगा? सेम काम होगा कि कनेक्टिविटी अच्छी है, तो एक जो व्यापारिक गतिविधियां हैं देश में वो बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत सभी हाईवेज जो आते हैं उनको कनेक्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, वो इज द लार्जेस्ट ऑनगोइंग एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिसमें जो कि कनेक्ट किसको 4 लेन और 6 लेन बनेगा। कनेक्ट किसको करेगा? श्रीनगर को कन्याकुमारी से, पोरबंदर को सिलचर से। पोरबंदर कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न या पश्चिमी पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या फिर पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग पोरबंदर कहां पे है? गुजरात। पोरबंदर है गुजरात में। सिलचर इज इन आसाम। यहां से क्या होता है? कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा ताकि व्यापार अच्छे से हो सके। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र हैज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सरफेस रोड।
महाराष्ट्र में जो स्टेट के द्वारा, जो राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हाईवे हैं या जिनको हम बोलते हैं स्टेट हाईवेज, वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज अगर पूछा जाए कहाँ पे है, वो है महाराष्ट्र में। अगर ये पूछा जाए कि देश के किस पार्ट से सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग पास होते हैं, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से चलते हैं अगले पे। अगला ट्रांसपोर्टेशन का हमारा है रेलवेज, भारतीय रेलवे। अब तो भारतीय रेलवे में काफी इंप्रूवमेंट आ गया है और कुछ बढ़िया ट्रेनें आ गई, जैसे कि एक की इमेज लगा रखी है यहाँ पे। ये इमेज है ट्रेन 18 की। ट्रेन 18 कहें इसको, या फिर कहें आप वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ये इंडिया की एक सेमी ऑटोमेटिक सेमी स्पीड की एक ट्रेन है। सेमी स्पीड की ट्रेन है जो कि आपकी अभी तक इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है। जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेनें हैं उनमें से ये एक है। और इसके कुछ रूट्स हैं, जैसे कि ये अभी कुछ रूट्स पे ही चल रही है, जिसमें कि एक पहला रूट है बनारस टू नई दिल्ली, बनारस टू नई दिल्ली। इसके मध्य वंदे भारत चल रही है। अब भारत सरकार की ये प्लानिंग है कि इसको नई दिल्ली से कटरा, जो कि है कहां पे, जम्मू में है, वहां तक इसको एक्सटेंड किया जाए और भी जगहों पे वंदे भारत ट्रेन को लाया जाए। ये एक अच्छा कदम होगा देश की व्यापारिक गतिविधियां और इसके अलावा लोगों का टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर भारतीय रेलवे का से लोग इसलिए नाखुश रहते हैं कि भारतीय रेल अपने डिले के लिए जानी जाती हैं। तो अभी क्या होगा, देरी के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे का अभी एक अच्छा स्वर्णिम समय चल रहा है, जिसमें डेवलपमेंट्स काफी सारे हो रहे हैं, जिसमें कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो कि आपका क्या होगा, सिर्फ माल भाड़े वाली जो जितनी भी ट्रेन्स हैं उनको वहां से निकाला जाएगा। डीएफसी भी बनाया जा रहा है। तो रेलवे के बारे में, भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और दुनिया का सबसे 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। दुनिया में 4थे नंबर पे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है भारत का, एशिया में सबसे बड़ा है। इसके अलावा जो दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो है रशिया, कनाडा, यूएस जैसी कुछ कंट्रीज का, जिसमें कि रशियन रेलवे का काफी अच्छी कही जाती है। ये सबसे बड़ी है कौन सी, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी, ठीक है, रेलवेज में। ट्रेन 18 इसका डेवलपमेंट हुआ था 2018 से शुरू हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग बोलते क्या है, ट्रेन 18। इसका इनिशियल नाम था ट्रेन 18, फिर इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया था वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसको कोच्चि के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में, इसको चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में इसको डेवलप किया गया था, जहां पे भारत के कोच बनते हैं या जो गाड़ियों के जो डब्बे होते हैं उनका निर्माण होता है, उस यूनिट में इसका निर्माण हुआ था। और ये फुली मेड इन इंडिया ट्रेन है, ये फुली मेड इन इंडिया ट्रेन है, ट्रेन 18। चलते हैं आगे रेलवेज के बारे में। पहला पॉइंट है द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे टू थाने। अभी जैसे बताया था थाने के बारे में कि पहली जो ट्रेन चली थी भारत में, जो पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853। इस टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे डलहौजी, इस टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे भारत में काफी सारे आविष्कार या काफी सारी नई नई चीजें चली थी, जिसमें से पहला क्या है, एक महत्वपूर्ण है, पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी 34 किलोमीटर की लंबाई में, कहां से कहां तक, बॉम्बे टू थाने 1853 में। इसके बाद रिसेंटली भारत ने 2003 में अपना क्या किया था, 150वां एनिवर्सरी मनाया था, सेलिब्रेट किया था, और इस ओकेजन पे एक शताब्दी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को अनाउंस किया था। इंडिया सेकेंड बिगेस्ट इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम। इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम मतलब क्या है, इंडियन रेलवेज में स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था तब
कोयले पे बेस्ड, जो डीजल बेस्ड इंजन हुआ करते थे उन पे रन करती थी। अभी मोस्टली जो इंडिया के ट्रैक्स हैं, जो भी रास्ते हैं, रेलवे ट्रैक्स जितने हैं, उन सब पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, विद्युतीकरण हो गया उनका। अब जो भी ट्रेन रन कर रही हैं वो रन कर रही हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से रन कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, फास्टेस्ट ट्रेन जो भारत में अभी तक की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है शताब्दी एक्सप्रेस, जिसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 140 किलोमीटर के लगभग अप्रोक्सीमेट, ठीक है। भारत का जो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर। भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहां पे है, गोरखपुर में। इसके बाद मुंबई इज द डेस्टिनेशन वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स इन इंडिया हेड फॉर। मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स क्या करती हैं, जाती हैं, जिनका फाइनल पॉइंट क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होती है, मुंबई होती है। इसके अलावा क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट किसका है, हिमसागर एक्सप्रेस का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है, जो कहां से कहां तक है, जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक, जो कि कितनी दूरी कवर करती है, वो करती है 3727 किलोमीटर। इंडिया में जो पहली बार रेलवे में जो पहला आविष्कार या पहला डेवलपमेंट हुआ, बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ, वो हुआ था मेट्रो रेल का आना सबसे पहले कहां हुआ था, कोलकाता में, जो कि किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और 1984 में पहली बार भारत में कोई मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, कहां से कहां तक, दमदम से बेलगाचिया तक। ये दो स्टेशन है कहां पे, पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ये दो जगह हैं जहां पे क्या हुआ था, पहली बार कोई मेट्रो चलाई गई थी। अभी तो मेट्रो ज्यादातर सिटीज में हो गई है, जैसे कि रिसेंटली अभी एक मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, कानपुर मेट्रो का उद्घाटन हुआ है भारत में। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो पहली मेट्रो सर्विस है, ठीक है। इसके अलावा एक अहमदाबाद में भी मेट्रो नेटवर्क का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद भारत के रेलवेज को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग जोन्स में उनको बांट दिया गया है। भारतीय रेलवे को अलग अलग डिफरेंट रेलवे जोन्स में बांट दिया गया, ताकि क्या हो, इजीली एडमिनिस्ट्रेशन हो सके कि कहां से कौन गाड़ी जा रही है, उनका संचालन एक तरीके से अच्छा हो, ट्रेन का मेंटेनेंस एक तरह से अच्छा हो जाए, और जो कस्टमर को सर्विसेज मिलती हैं वो इंप्रूव हो जाए, स्टेशनों पे जो काम हो रहे हैं वो सही हो, ट्रैक्स वगैरह का मेंटेनेंस सही हो, जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे की जो पटरियां होती हैं, रेल की जो पटरियां होती हैं, उनका क्या हो, देख रेख सही से हो, रख रखाव अच्छे से हो। इसके लिए क्या किया गया है, पूरे भारत को 18 रेलवे जोन्स में बांट दिया गया है, जिनका कार्य क्या होता है, ये सुनिश्चित करना कि ट्रेनें समय पे चल रही हैं, उनका जो शेड्यूल है उस हिसाब से चल रही हैं, मेंटेनेंस, साफ सफाई, ट्रेन की, रेलवे ट्रैक का जो भी काम है उसको अच्छे से करना। जिसमें पहला रेलवे जोन आता है सेंट्रल रेलवे जोन या मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन है मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल में, मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल में। उसके बाद अगला है पश्चिमी रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन, ईस्टर्न रेलवे जोन। ये इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय है कोलकाता में। इसके अलावा भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, दिल्ली में। भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है, इंडियन रेलवेज का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, दिल्ली में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पे है, गोरखपुर में। तो इसको याद रखना, पूर्वोत्तर रेलवे जोन का जो मुख्यालय वो है गोरखपुर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। ये कहां पे है, ये है मालेगांव गुवाहाटी, यानी कि आसाम में। इसको भी याद रखना, ये दो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना दो को। इसके बाद अगला आता है दक्षिण रेलवे जोन।
रेलवे का जो दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय है वो कहां पे है? चेन्नई। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का कहां पे है? सिकंदराबाद। साउथ सेंट्रल का है सिकंदराबाद। इसके बाद हम चलते हैं अगले पे। साउथ सेंट्रल के बाद अगला है, साउथ सेंट्रल के बाद अगला है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन है कोलकाता में, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन है कोलकाता में। इसके बाद पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है मुंबई के चर्च गेट में, चर्च गेट स्टेशन में। चर्च गेट स्टेशन पे क्या है? मुंबई। भारत का जो पश्चिमी रेलवे जोन है उसका मुख्यालय है, पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय। इसके बाद है ईस्ट कोस्ट तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय है भुवनेश्वर, जो कि कहां पे, किसकी राजधानी है? उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा। इसके बाद अगला है ईस्ट सेंट्रल कहां पे है? हाजीपुर है अपना बिहार में हाजीपुर। इसके बाद अगला है नॉर्थ सेंट्रल एनसीआर का कहां पे है? प्रयागराज में है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? प्रयागराज में। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय है जयपुर में। इसके बाद अगला है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय बंगलौर के हुबली नामक स्थान पे, हुबली पे। अब प्रश्न कैसे आएगा? क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में आते हैं, देखो एनडीए या सीडीएस में जब भी इससे रिलेटेड, रेलवे जोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो जनरली क्या होते हैं? मैच द फॉलोइंग में होते हैं। एक साइड रेलवे जोन्स दे देंगे, दूसरे तरफ क्या होगा? आपका हेडक्वार्टर उनके कहां पे है। सेकेंड टाइप से इसमें क्या पूछा जाता है? वो पूछा जाता है एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम में। एयरफोर्स का जो वाई ग्रुप का एग्जाम होगा या नेवी का जो एग्जाम होगा, उसमें जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पे है। इसके बाद चलते हैं अगला है वेस्ट सेंट्रल है जबलपुर में। साउथ ईस्ट सेंट्रल है बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद जो नॉर्दर्न रेलवे है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। नॉर्दर्न रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, सबसे बड़ा रेलवे का जो जोन है। इसके बाद है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये भारत का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो रेलवे जोन है वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मालेगांव में। मालेगांव गुवाहाटी में है, ठीक है, गुवाहाटी आसाम में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का कोंकण रेलवे एक प्रोजेक्ट है जो कि क्या करता है, आपका जो तटीय क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का जो भी रीजन है उसको कनेक्ट करता है। इसके बाद चलते हैं अगला है एयरपोर्ट्स के बारे में जानते हैं। अगला है एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है, अगला जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सबसे पहले तो ये टाइम कम लेता है, लेस टाइम टेकन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फास्टेस्ट है, बट क्या है? एक्सपेंसिव है। इसको एयर ट्रांसपोर्ट को या एयरवेज को सस्ता करने के लिए, जो फ्लाइट्स को कॉस्ट कम करने के लिए भारत सरकार की एक योजना आई थी, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना के तहत क्या था कि जो आम लोगों को सस्ते रेट्स पे या एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, जैसे कि जहां पे पुराने एयरपोर्ट्स हैं उनको रिपेयर करके वहां से भी फ्लाइटों को उड़ाया जाए। उड़े देश का आम नागरिक का जो योजना था वो सरकार ने इसलिए लॉन्च किया था कि एयर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और जो आम नागरिक है उनके रीच में वो चीजें पहुंचे। तो भारत में जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोलो फ्लाइट उड़ाई थी वो थे जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा कौन है? ये टाटा इंडस्ट्रीज के फाउंडर।
टाटा इंडस्ट्रीज के फाउंडर, जिनके ग्रैंड सन अभी हैं रतन टाटा, जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। जेआरडी टाटा ने क्या किया था, पहली फ्लाइट उड़ाई थी मुंबई से कराची के बीच में 1931 में। इसके बाद क्या हुआ था, टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी 1935 में। 1935 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना होती है, और जब भारत आजाद होता है 1953 में, तो टाटा एयरलाइंस और जो कुछ प्राइवेट एयरलाइंस थी वो सब मिलके बन जाती हैं हमारी एयर इंडिया। और हाल ही में एयर इंडिया को भारत सरकार ने टाटा ग्रुप्स को दोबारा से वापस कर दिया है, या फिर टाटा ग्रुप्स ने एयर इंडिया को बोली में खरीद लिया है। तो एयर इंडिया पहले जो कि सरकारी एक कंपनी थी, वो अब आज की डेट में कंपनी हो गई है टाटा ग्रुप्स की। टाटा ग्रुप ने उसको फिर से खरीद लिया है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, वो याद रखना कि सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज, एशिया का सबसे बड़ा जो सिविल एविएशन ट्रेनिंग के लिए जो कॉलेज है, या सिविल पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए कॉलेज है, वो है बमरौली में, प्रयागराज में, जिसमें की क्या है, ग्राउंड ट्रेनिंग और जो अदर चीजें हैं जो भी मेंटेनेंस की, क्रू, कैबिन क्रू से लेके आपके पायलट, कमर्शियल पायलट्स की ट्रेनिंग, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो भारत के जो कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में, उनके नाम कुछ हैं, जैसे कि पहला है बेगमपेट एयरपोर्ट, ये है हैदराबाद में। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट दो तरीके के होते हैं, पहला होता है अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और दूसरे होते हैं जो आपके डोमेस्टिक फ्लाइट्स करते हैं। तो भारत के जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, भारत में जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है उनमें पहला है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, दूसरा है कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कालीकट, दैट इज इन केरला, ये कहां पे है, केरल में, केरल राज्य में। तीसरा है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पे है, मुंबई में। चौथा है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई में। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट, ये कहां पे है, बेंगलोर में। इसके बाद अगला है गोवा एयरपोर्ट, जो कि कहां पे है, गोवा में, वास्को डा गामा सिटी में है, गोवा में। इसके बाद है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है गुवाहाटी, आसाम में, आसाम में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है। सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं या टेक डाउन करती हैं, ऑपरेट सबसे ज्यादा जो फ्लाइट्स होती है, इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, वो कहां से होती हैं, इंदिरा गांधी आईजीआई एयरपोर्ट से। इसके बाद अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहां पे है, कोलकाता में। इसके बाद अगला है राजा सांची एयरपोर्ट, अमृतसर में। इसके बाद अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है कहां पे, अहमदाबाद में। इसके बाद अगला चलते हैं, अगला है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम में। जैसे कि इसमें बताया गया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैंडल मोर देन हाफ ऑफ द एयर ट्रैफिक इन द साउथ एशिया। जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में सबसे जो बिजिएस्ट एयर ट्रैफिक रूट्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं, उनमें से दो भारत के हैं, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि कहां पे है, मुंबई में है, और आईजीआई नई दिल्ली का है जो एयरपोर्ट। इसके बाद इंडिया में जो कि अभी तक है मोर देन 334 सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं, 334 सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा बाकी एयरफोर्स के अंडर जो भी आते हैं वो एयरफोर्स के अंडर एयरपोर्ट्स आते हैं या एयर बेसेस आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट को क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सबसे सस्ता मांग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे सस्ता, अगर पूछा जाए आपसे चीपेस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो सबसे सस्ता मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो सबसे सस्ता कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा समय ज्यादा लेगा, लेकिन क्या है, पैसा भी कम लगेगा। चीपेस्ट होता है, सबसे चीपेस्ट होता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी नहीं होती है और आपको कोई
ओशियन में अगर आप शिप जा रहा है तो उस पर कोई ट्रैफिक नहीं लगेगा, ट्रैफिक नहीं होगा, खर्चा कम आता है, मेंटेनेंस भी इनके कम होते हैं, ठीक है। तो जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सब ज्यादातर होता है वाटर के थ्रू ही। अब भारतीय सरकार ने कुछ वाटरवेज को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है कि ये भारतीय जलमार्ग हैं, जलमार्ग हैं। भारत के जो प्रमुख जलमार्ग हैं वो है, पहला है NW1 नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो कि कहां से कहां तक है, प्रयागराज से हल्दिया तक। दूसरा है, ये लॉन्गेस्ट भी है। जब ये पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे, लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे या सबसे बड़ा जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सही होगा NW1 नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो कि आपका कहां से, प्रयागराज से हल्दिया तक। दूसरा है NW2 सदिया टू धुबरी, ये कहां पे है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। ये किस पे है, ये है गंगा नदी पे, गंगा नदी पर, गंगा रिवर पर है, रिवर पर है NW1। ये है सदिया डुबरी आसाम में, ब्रह्मपुत्रा नदी पे आसाम में। इसके बाद है NW3 कोल्लम टू कोट्टापुरम, NW4 है काकीनाडा टू मरक्कनम, जो कि है आपका कहां पे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके बाद हम लोग चलते हैं भारत के जो प्रमुख बंदरगाह या पोर्ट्स हैं। भारत में जो पोर्ट्स हैं उनको देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट। मेजर पोर्ट्स वो होते हैं जहां पे आपका ज्यादातर जो आपके व्यापारिक एक्टिविटीज जहां पे होती हैं। माइनर क्या होते हैं, जहां पे आपका इंटरनल ट्रेड होता है, मतलब राज्यों के बीच में। मेजर में क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा जिन जिन बंदरगाह से। पोर्ट्स को हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। भारत में 190 पोर्ट्स के लगभग है, जिसमें की क्या है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 जो बड़े बंदरगाह हैं। 12 जो बड़े बंदरगाह हैं उनमें से कुछ के नाम हैं, जैसे कि भारत के जो 12 जो बड़े बंदरगाह हैं उनमें पहला है कोलकाता। कोलकाता का जो हल्दिया बंदरगाह है वो किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। दूसरा है पारादीप। पारादीप कहां पे है, उड़ीसा में। और इस वाले पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन ओर को, आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है जापान के लिए। लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है जापान में, पारादीप बंदरगाह से। विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है इसको हम लोग बोलते हैं डीपेस्ट पोर्ट, सबसे गहरा पोर्ट या सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके बाद चेन्नई तमिलनाडु का, ये कौन सा है, ये नेचुरल है और ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे पुराना। एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में। इसको क्या होता है, ये भारत का जो पोर्ट है ये एक प्राइवेटली ओन्ड है, प्राइवेट कंपनीज को इसके प्राइवेट कंपनी के पास इसका अधिकार है या संचार करने का अधिकार है। ये तुतीकोरिन पोर्ट, ये क्या है, तुतीकोरिन पोर्ट जो कि है तमिलनाडु में। ये भारत का सदर्न मोस्ट, सबसे नीचे पूछा जाए सदर्न मोस्ट, दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है, तुतीकोरिन पोर्ट। कोचिन पोर्ट ये आपका है केरला में। इसके बाद न्यू मर्मगोवा पोर्ट ये है कर्नाटक में, ये है आपका कर्नाटक में। इसके बाद चलते हैं आगे अगला है मार्मगोआ। मार्मगोआ को बोला जाता है, ये पोर्ट जो है, ये बंदरगाह है, ये एक एस्चुरी पे बना है, एस्चुरी पे निर्मित है, पोर्ट ऑन एस्चुरी पोर्ट, इसको एस्चुरी पोर्ट भी बोला जाता है, जो कि कहां पे है, मार्मगोआ पोर्ट है आपका गोवा में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि आपके महाराष्ट्र में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का एक और नाम है नावा शेवा पोर्ट या नवा शेवा बंदरगाह, इसका एक और नाम भी है। मुंबई पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट या बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का। भारत का जो बिगेस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो कौन सा है, मुंबई का बिगेस्ट पोर्ट। इसके अलावा क्या है, बिजिएस्ट भी है, सबसे ज्यादा माल वाहन चीजों को करता है। कांडला पोर्ट कहां पे है, गुजरात में। और कांडला पोर्ट एक क्या है,
ज्वारीय या वॉल्केनिक पोर्ट है, ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। इसके अलावा कांडला बंदरगाह का एक दूसरा नाम भी है, वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला पोर्ट का जो नया नाम है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो कि कहां पे है, गुजरात राज्य में। और भारत में, उत्तर भारत में जो भी ट्रांसपोर्ट चीजें होती हैं, जो भी आती हैं, उत्तर भारत में जो सामानों का आवागमन होता है वो कहां से होता है, कांडला बंदरगाह से ही होता है, उत्तर भारत में खास तौर पे। अगला पॉइंट जैसे इसमें लिखा है, ऑल दीज पोर्ट्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय रेस्पेक्टिव पोर्ट ट्रस्ट। हर पोर्ट के लिए, हर बंदरगाह के लिए उनका एक खुद का ट्रस्ट बना है, जो कि क्या करता है, यही देखता है कि ये इनका संचार अच्छे से हो। किसको छोड़ के, एन्नोर पोर्ट क्या मैंने जैसे बताया था, एक प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक नक्शे पर देखते हैं कि कहां पे चीजें हैं। जैसे कि ये है आपका मुंबई बंदरगाह, यहां है आपका मर्मगोवा बंदरगाह, ये है मुंबई बंदरगाह, ये आपका है कांडला बंदरगाह, ये आपका है मंगलौर बंदरगाह, न्यू मंगलौर जो अभी बताया था कर्नाटक में। ये आपका है मर्मगोवा जो कि कहां पे है, गोवा में है। ये आपका है कोच्चि बंदरगाह, कहां पे, केरल में। इसके बाद ये अपना है तूतीकोरिन, सबसे नीचे तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। इसके बाद यहां पे है चेन्नई बंदरगाह। इसके बाद ये है पारादीप बंदरगाह, यहां पे उड़ीसा में। यहां पे आपका है कोलकाता बंदरगाह, ये एरिया पे कोलकाता बंदरगाह। ये कुछ भारत के इंपॉर्टेंट बंदरगाह। ये आपका है विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। ये है उड़ीसा में। ये है पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम वाला कहां पे है, ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह भी है। चेन्नई बंदरगाह कहां पे है, वो है तमिलनाडु में है चेन्नई बंदरगाह। तो ये भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह ये है गुजरात राज्य में। कांडला बंदरगाह है गुजरात राज्य में। मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र राज्य में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इससे एक या दो क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में आते हैं। आइदर वो आपसे पूछे पोर्ट या उस पोर्ट के बारे में विशेषता। जस्ट लाइक आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से डिफेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।